डाइस पर मौजूद इस किताब के मुतरजिम जनाब सगीर हुसैन साहब, उर्दू के लिए खुद को वक्फ किए हुए प्रोफेसर सगीर अफराहीम साहब, अहद हाजिर के दानिश्वर ए रहमान साहब, उर्दू के बड़े ड्रामा निगार प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, नाजिम नायाब, तमाम सामईन हजरात, आप सब की तरफ से मैं NCPUL को और NCPUL के डायरेक्टर जनाब शम्स इकबाल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जब सुना था कि शम्स इकबाल साहब NCPUL के डायरेक्टर हुए हैं, तब यकीनन हमें यकीन हो गया था कि अब NCPUL कुछ बड़े कारनामे अंजाम देगा, और ये किताब उसी की एक कड़ी है। और इंतज़ार कीजिए कि आपको इससे अच्छी चीज़ें, इससे अच्छा अदब आपको अब आपके सामने आएगा। बात हो रही है दरअसल प्रेमचंद मुताले की नई जहतों की। इस किताब से मेरा एक अजीब सा रिश्ता है। इस किताब के मुसन्निफ डॉक्टर कमल किशोर गोयनका उसी कॉलेज में पढ़ाते थे जहां मैं पढ़ाती थी, और इसके अलावा कमल किशोर गोयनका क्योंकि एक अदीब थे, हिंदी के अदीब थे, तो मेरे हस्बैंड से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और कमल किशोर गोयनका इतने साफ आदमी थे कि जब पहली बार वो सादिक साहब से उनकी मुलाकात हुई है बहुत अरसा पहले, तो उन्होंने शेक हैंड करके हाथ मिलाने के बाद कहा कि मैं कमल किशोर गोयनका हूँ और मैं RSS का आदमी हूँ। इतने साफ थे वो, और दरअसल वो जैसे इंसान थे, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात रही है और बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि उनके इंतकाल से कुछ महीने पहले तक मुझसे उनकी इस किताब पर गुफ्तगू हुई है। दरअसल इस किताब का पहला एडिशन 1881 में मंजर आम पर आया था, और उसके 2007 में इनका दूसरा एडिशन आया। दोनों किताबें मेरे सामने थी जब ये किताब मुझे मिली, तो इस एकदम बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन मैंने वो किताब भी निकाली और दोनों को सामने रख के देखा, तो पिछले 25-26 सालों में इस दूसरे एडिशन में पहले एडिशन से सिर्फ 3 मज़ामीन ज़्यादा थे, 3 मज़ामीन का इजाफा था। पहले एडिशन में 28 मज़ामीन थे और दूसरे में 31। वो जो 3 मज़ामीन थे, वो एक था प्रेमचंद की शख्सियत और अदबी खिदमत, और दूसरा था उनकी बेटी कमला के स्कूल नहीं जाने का सवाल, और तीसरा था आखिरी एक अदीब का इंसाइक्लोपीडिया। ये 3 बेहतरीन मजमून वो पिछले 25 साल में लिख पाए। और अब ये सोच लीजिए कि जो लोग हर महीने एक मजमून लिखते हैं, उनको पता होना चाहिए कि मजमून अर्क़रेज़ी के बाद जो लिखा जाता है तो वो कैसा होता है। उसके लिए उन्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। दरअसल इस किताब को उर्दू में शाया करके इन्होंने कमल किशोर गोयनका की एक देरीना आरज़ू, एक ख्वाहिश पूरी की है। 1981 के बाद कमल किशोर गोयनका ने अपनी उस किताब, जो उनका पहले एडिशन थी, उसमें मेरे पास जो किताब है उसमें गोयनका साहब के हाथ के पेंसिल से नोट्स लिखे हुए हैं। वो ये चाहते थे कि उनकी किताब जब उर्दू में आए तो उसमें ये इजाफा हो, वो मेरे पास मौजूद है। बात करेंगे हम इस किताब के मज़ामीन की, तो आप ये समझ लीजिए कि 2017 में रज़ा लाइब्रेरी ने कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इश्तिराक से एक बहुत बड़ा प्रेमचंद की शख्सियत और कारनामों पर एक सेमिनार किया था, जिसमें रहमान साहब भी थे, और इन्होंने बड़ी अच्छी उम्दा तकरीर की थी। और वहाँ मैंने एक पेपर पढ़ा था जो प्रेमचंद पर नहीं बल्कि प्रेमचंद का एक मुनफरिद मुहक्किक के नाम से पढ़ा था, क्योंकि गोयनका इस काबिल हैं कि उनको प्रेमचंद पे जो उन्होंने काम किया है, जैसे लोग अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं, गोयनका अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके थे प्रेमचंद को प्रेमचंद बनाने के लिए। प्रेमचंद एक बड़े अदीब हैं, ये तो हम सब जानते हैं, उनकी कहानियां हमने पढ़ी हैं, उनके नॉवेल पढ़े हैं, उनका सारा अदब तकरीबन सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। उनकी तख्लीकात कोर्सेज में शामिल है, और सारे जो जितने उर्दू के मुदर्रिस हैं वो सब प्रेमचंद को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं।
پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اس کتاب کو اردو دنیا میں لایا جائے؟ ایسی کیا خاصیت ہے اس کتاب میں؟ دراصل گوینکا ایک نقاد نہیں بلکہ ایک محقق بھی تھے، اور میرے خیال سے وہ بڑے محقق تھے. نقاد وہ دوسرے نمبر پہ تھے، محقق بڑے تھے. اور یہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو پی ایچ ڈی میں، ریسرچ میں یا انسائکلوپیڈیا بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ میں ایک محقق کا مزاج موجود ہو. پریم چند کو ہم سب نے پڑھا، اور پریم چند کو ایک آدرش کے روپ میں پڑھا. ہم نے ان کو ایک آئیڈیل انسان بنا کے رکھ دیا کہ پریم چند بہت آئیڈیل تھے. دراصل اس آئیڈیلنیس کو، ان کی اس آئیڈینٹی کو گوینکا توڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پریم چند صرف ایک بڑے اور آدرش رائٹر نہیں تھے، وہ ایک انسان بھی تھے. ایک ایسا انسان جو اپنی طرز فکر رکھتا ہے. ہر انسان کے اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہی فکر اس کے ادب میں، اس کی تخلیقات میں در آئے گی، اور ایسا ہوتا بھی ہے. لیکن کہیں کہیں آپ کو مجبوراً، چاہے وہ کوئی سی بھی مجبوری ہو، ان خیالات سے نظر انداز، ان خیالات کو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے خلاف آپ کو کرنا پڑتا ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتی ہوں. دراصل بہت سے مت پریم چند سے اردو دنیا میں مشہور ہیں، اور انہی متس کے اوپر بات کی ہے گوینکا نے، اور ان کو توڑا ہے. ایک بہت چھوٹی سی میں بات بتاتی ہوں. ہم سب نے یہ پڑھا کہ پریم چند بڑی غربت کی زندگی گزر کرتے تھے، بہت مفلس تھے، اور مرتے وقت بھی وہ بہت غریب تھے. اور اس چیز کو ہم بھی یہی پڑھاتے رہے، ہم نے یہ پڑھا اور ہم یہی پڑھاتے رہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ اب گوینکا نے کیا کیا. انہوں نے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ پریم چند کی جو پرورش ہوئی تھی، جو پیدائش ہوئی تھی، وہ غریب گھرانے میں ہوئی تھی، اور وہ غریب تھے. لیکن گوینکا نے کیا کرا کہ ان کی پاس بک، بنارس بینک کی پاس بک حاصل کی. اور ایک محقق کا یہی کام ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ کتنے غریب تھے. تو انہوں نے ان کی پاس بک حاصل کی. اس پاس بک کے فوٹو کاپی کا ایک عکس اس کتاب میں بھی موجود ہے، اور میرے پاس اس اوریجنل کی فوٹو کاپی موجود ہے. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پریم چند کو 200 روپے مہینہ ان کی ادارت سے ملتا تھا، ہنس کی ادارت سے، اور 900 روپے مہینہ ان کو ان کے فلمی کمپنی جو تھی وہ دیتی تھی. اس کے علاوہ ان کے کتابوں کی رائلٹی 5000 کتابیں بکی تھی، جس کی 1800 روپے ان کو رائلٹی ملی تھی. آپ بات کیجئے 1936 میں، یہ آج آپ کو بہت کم لگ رہا ہوگا، 1800 اور 200 اور 900، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کیا فرق ہے. میں بات کر رہی ہوں 1936 کی، اور آپ آج سن رہے ہیں 2025 میں. اس کا فرق آپ اپنے حساب سے لگا لیجئے گا. تو پریم چند کی جو پاس بک تھی ان کے مرنے سے 14 دن پہلے، اس میں جو بیلنس تھا اس وقت 4471 روپے 5 آنے اور 11 پائی. اور یہ تو ایک متمول آدمی کے اتنی ہوتی ہے. 4000 روپے اگر کسی کے پاس 1929 میں ہے تو آج کے 4 لاکھ اور 4 کروڑ، مطلب اس سے بھی زیادہ، اور پھر ان کے برابر آمدنی موجود تھی. تو اس طرح کی جو مت ہے، جو ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں پریم چند کے بارے میں، ان سب کو توڑنے کا کام کیا ہے گوینکا نے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پریم چند ہم 31 جولائی 1880 میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی کہ ان کی جو اور دو ان کی اور ہیں تاریخ پیدائش. لیکن ان چیزوں کو جمع کر کے ہم سب یہاں پڑھ کے رک جاتے ہیں کہ پریم چند کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ 3 ہے. لیکن اس چیز کو مستند بنانے کے لیے گوینکا نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے تو ان سے بات کی. پتہ چلا کہ ان کے والد جو تھے منشی عجائب لال، انہوں نے حسب روایت پریم چند کے پیدا ہونے پر ایک زائچہ بنوایا تھا، جو ضروری ہوتا ہے. تو وہ زائچہ بنوایا تھا، اور وہ زائچہ ان کے شیو رانی دیوی جو ان کی بیوی تھی ان کے پاس موجود تھا. تو پریم چند نے وہاں پر شیو رانی دیوی سے ایک ان کے ایک دوست تھے، اب مجھے ذرا نوٹس نکالنے دیجیے، ان کے ایک سماجی کارکن تھے مراری لال کیڑیا. انہوں نے شیو رانی دیوی سے وہ زائچہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا.
اور جب गोयनका उनसे मिले और उन्होंने डिमांड की, उन्होंने मांग की कि मुझे वो जायचा दे दीजिए ताकि एक मुस्तनद तारीख पैदाइश प्रेमचंद की हासिल हो जाए। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन केडिया जी को वो जायचा नहीं मिला। लेकिन उनके जो बेटे थे अमृत राय, उन्होंने कहा कि नहीं, यही तारीख पैदाइश सही है, 31 जुलाई 1880। लेकिन गोयनका साहब नहीं माने, उन्होंने और ज्यादा उनकी तहकीक की तो उनको प्रेमचंद का एंट्रेंस एग्जाम का सर्टिफिकेट मिल गया और उस सर्टिफिकेट पे 20 फरवरी 1899 की तारीख दर्ज है और ये भी और रजिस्ट्रार के साइन भी हैं और ये भी लिखा है कि जिस वक्त ये सनद दी जा रही है तब प्रेमचंद 17 साल और 4 महीने के थे। तो अगर आप मिन्हा कर ले 1899 में से 17 साल 4 महीने, तो उसके बाद उनकी उम्र, उनकी जो तारीख पैदाइश आएगी वो 1881 बनती है। तो इस तरह से ये दूसरी तारीख उनके एंट्रेंस एग्जाम से मिली कि ये वो 1881 है, 1880 नहीं है। लेकिन यहाँ भी गोयनका नहीं रुके, उसके बाद फिर उन्होंने तहकीक की और क्योंकि वो सरकारी नौकरी में थे तो उन्होंने उनकी प्रेमचंद की सर्विस बुक निकलवा ली और प्रेमचंद की सर्विस बुक में उनकी तारीख पैदाइश है 1881, 10 अगस्त 1881, यानी 3 सनदें और तीनों में अलग अलग तारीख पैदाइश। तो अब ये किसको माना जाए, ये आप सबके सामने ये सवाल होता है। दरअसल गोयनका ने सिर्फ तहकीक नहीं की है बल्कि उन्होंने इन तहकीकात की बुनियाद पर कोई नतीजा अखज़ करके उन्होंने आपके सामने सवालात खड़े किए हैं और ये सवालात जब तक हैं तब तक प्रेमचंद जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये सवालात जो है प्रेमचंद को एक बड़े अदीब के साथ साथ एक सही इंसान बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि हो सकता है क्योंकि वो सरकारी नौकरी में जा रहे थे तो उन्होंने अपनी उम्र कम लिखवाई हो इसलिए कि वो ज्यादा देर तक, लंबे अरसे तक वहाँ सरकारी नौकरी कर सके। तो ये एक अदीब हमेशा वाकई बहुत ईमानदार होता है, लेकिन इतना ईमानदार भी नहीं होता है कि हर चीज बिल्कुल सही सही कहे। दूसरा, एक और बात जो मैंने इनके देखी प्रेमचंद की, कि ये हमेशा से प्रेमचंद भूत प्रेत पे यकीन नहीं रखते थे। ये तो सबको पता है भाई, जो इंसान खुदा पे यकीन नहीं रखता हो तो वो भूत प्रेत पे क्या रखेगा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे तो वो भूत प्रेत पे यकीन नहीं रखते थे। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि प्रेमचंद जैसे शख्स को भी भूत प्रेत का तदारुक करना पड़ा। उनकी बेटी, जो उनकी एक ही बड़ी बेटी थी कमला, उनको बहुत अजीज थी, वो शादी हो चुकी थी उनकी, तो शादी के 2.5 साल बाद वो अपने फादर के यहाँ, प्रेमचंद के यहाँ रहने आई और प्रेमचंद उस वक्त एक गूंगे पार्क था एक लखनऊ में, उसमें रहते थे वो, और वो मकान ऐसा था कि जिसमें लोग 2-2 4-4 दिन रहने के बाद चले जाते थे। लेकिन प्रेमचंद वहां 2 महीने तक रहे और उसके बाद उनकी बेटी वहां आई और जब वो आई तो उनके साथ अजीब अजीब वाकयात होने लगे, माफाकुल फितरत। मतलब वो कहीं बैठी हुई थी तो पीछे से किसी ने उनके हाथ मारा, या वो जीने पे खड़ी हुई थी तो पता लगा कि कोई धम धम करता हुआ ऊपर गया है। तो इस तरह से जब ये बातें होने लगी तो वो कमला बीमार पड़ गई और बीमार पड़ गई और ऐसी बीमार पड़ी कि फिर ठीक नहीं हुई, दवा इलाज कराया सब कुछ, लेकिन वो ठीक नहीं और वो दिन ब दिन कमजोर होती गई। तो फिर उस वक्त एक बाप की मजबूरी देखिए कि वो, जिसने हमेशा भूत प्रेत के खिलाफ लिखा कि वो भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़े पंडित थे बनारस काशी में, उनको खत लिखा और उनसे ये कहा कि आप मेरी बेटी के लिए झाड़ फूंक कीजिए। मैं बनारस जा रहा हूँ, वहाँ 2-3 दिन रहूंगा और उसके बाद मैं काशी आऊंगा, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं अपनी बेटी के इस इलाज के लिए कुछ झाड़ फूंक करवाऊं। फिर उनके यहाँ हवन भी हुए, उनकी मौसी ने भी ये सारे काम किए। तो प्रेमचंद को अपना ये अकीदा, जो वो कहते थे कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये भी मानना पड़ा कि भूत प्रेत होते हैं और किसी झाड़ फूंक से उनको दूर भी किया जा सकता है। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो आपको इस किताब में मिलेंगी। दरअसल ये किताब जो है ये हिंदी में तो लिखी गई, लेकिन इसकी असली जरूरत उर्दू में थी और उर्दू में है इसकी जरूरत, और ये काम जो कि अब हो चुका है। तो
एक चीज और मैं बता दूं, एक बड़ी बुराई, समाजी बुराई जो 1929 में मौजूद थी, जहेज की लानत, वो आज उससे ज्यादा भयंकर रूप में आप लोगों के सामने मौजूद है। उस वक्त कुछ लिहाज होता था, लेकिन आज वो लिहाज भी खत्म हो गया है। तो जहेज की लानत जो थी, इस पर बहुत सी कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद ने, और उन्होंने, लेकिन जब वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने दया नारायण निगम को एक खत लिखा, खुशखबरी दी कि एक लड़का मुझे पसंद आ गया है सागर का, और उससे शादी तय हो रही है, लेकिन 7,000 का खर्चा है और मेरी इस्तेताअत सिर्फ 4,000 की है, तो ये कैसे होगा, ये नहीं पता चलता। तो उनके जो एक दोस्त थे, जो उस लड़के के बहनोई भी होते थे, उन्होंने एक खत लिखा प्रेमचंद को, और ये बाकायदा पूरा तरीका बताया कि आप ऐसा कीजिए, अगर आपकी इस्तेताअत 4,000 की है तो 2,000 का तो आप तिलक कर दीजिए। ये सारी रस्में हिंदू शादी में होती हैं कि 2,000 का तो आप तिलक कर दीजिए, 500 का आप दरवाजा कर दीजिए, जिसे द्वार कहते हैं, और 500 विदाई में दे दीजिएगा, बाकी बचा 1,000 रुपया, तो बाकी के सारे काम आप उस 1,000 में कर लीजिए। लेकिन और उसके बाद ये कहा कि वैसे हमारे यहाँ फलदान भी होता है जो चांदी के कटोरे से होता है, लेकिन आप चाहें तो टीन के कटोरे से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके शाया निशान नहीं होगा। मतलब ये कि उस वक्त भी ये जहेज की लालच इसी तरह समाज में मौजूद थी, और प्रेमचंद को ये सब करना पड़ा क्योंकि बेटी का सवाल था, और उन्होंने उस वक्त कमला की शादी पे 7,000 रुपए खर्च किए। ये 1929 की बात है, अब आप समझ लीजिए कि कितने होंगे। तो इस तरह की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रेमचंद को एक अदीब से ज्यादा एक इंसान के रूप में दिखाते हैं। गोयनका खुद कहते हैं कि प्रेमचंद के बारे में वो लिखते हैं, उन्हें इस बात पे तो बहुत एतराज था कि प्रेमचंद को कम्युनिस्ट बना दिया गया है। वो ये कहते थे कि मेरा यकीन है कि प्रेमचंद हिंदुस्तानियत के कलमकार थे, और उनके अदब की सदर रो हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन, वतन परस्ती, समाजी बेदारी, छोटे आदमियों का उरूज, हम आहंगी, फलाह बहबूद और तफरीक से पाक समाज की तामीर था। ये गोयनका के अल्फाज हैं जो वो प्रेमचंद के लिए कह रहे हैं। और अब आखिर में प्रेमचंद की इस किताब की बात, कि प्रेमचंद की ये किताब जो है, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी शम्स इकबाल साहब से कि प्रेमचंद की सिर्फ ये एक किताब आई है उर्दू में, और आप यकीन कीजिए, आप लोग किसी भी तरह, शम्स साहब बस आप इतना कीजिए कि ये किसी भी तरह लोगों के हाथों तक पहुंच जाए, और जिसने ये किताब पढ़नी शुरू की उसका सिर्फ एक मजमून आप पढ़ लेंगे तो आप यकीन कीजिए कि इस किताब को हाथ से नहीं छोड़ सकते। वो अदब जो कारी को बांध लेता है, जो कारी के पढ़ने के बाद कारी के दिमाग के दरीचे खोल देता है, दरअसल यही वो अदब है। आप इसे पढ़ें और आप देखें कि प्रेमचंद क्या थे और क्या है। प्रेमचंद को सही देखने के लिए आपको इस किताब का मुताला बहुत जरूरी है, और मुझे यकीन है कि प्रेमचंद की ये किताब पढ़ने के बाद आपके दिमाग के 14 तबक नहीं तो वो तबक जिसमें जो प्रेमचंद से मोहब्बत करते हैं वो जरूर रोशन हो जाएंगे। एक और दरखास्त है आपसे कि आप कोशिश कीजिए कि इनकी पूरी जो पूरा एनसाइक्लोपीडिया है प्रेमचंद का, वो NCPUL से ही शाया हो जाए, तो आप देखेंगे कि एक बड़ा तगय्युर आएगा लोगों की सोच में, उनके फिक्र में कि प्रेमचंद क्या है। और एक बार